नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। निर्भया के दोषियों की फांसी अब अगले आदेश तक के लिए टल गई है। यह आदेश तब आया जब उनकी फांसी में 24 घंटे भी नहीं बचे थे। दोषियों का यह तीसरा डेथ वारंट है जो रद्द हुआ है। अब इसको लेकर बहुत सारे लोगों में गुस्सा है। 7 साल पहले जिस बेरहमी से निर्भया के साथ रेप और बदसलूकी हुई, उसके बाद ये स्वाभाविक है कि लोग इन दोषियों के लिए फांसी की मांग करें। कहा जा रहा है कि मुजरिमों के वकील कानून की व्यवस्था का सहारा लेकर अपने दोषियों को फांसी से बचाने में लगे हुए हैं। निर्भया की मां लगातार कह रही है कि मुजरिम कानून का मखौल बना रहे हैं। उनकी पीड़ा सच्ची है, आखिर उन्होंने अपनी बेटी खोई है। शायद इसलिए वो न्यायपालिका से भी नाराज दिखाई देती हैं और मानवाधिकार आंदोलनकारियों से भी। लेकिन इस मामले में सवाल और भी हैं। क्या भारतीय संविधान और कानून को न्याय के तकाजों का ख्याल रखना चाहिए या उसे निजी प्रतिशोध की तरह लेना चाहिए? क्या हड़बड़ी में किया गया न्याय वाकई न्याय होता है? और तो और, क्या भारतीय समाज में फांसी को लेकर चल रही बहस पूरी तरह खत्म हुई है कि नहीं? तो खबरों की खबर में आज बहस का अहम मुद्दा यही है। क्या निर्भया केस में कानून की कोई कमजोरी उजागर हुई है? क्या मुजरिमों को न्याय के सारे विकल्प आजमाने की छूट नहीं होनी चाहिए या हमें बिल्कुल फौरी न्याय चाहिए? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अश्विनी दुबे, जो कि एक वकील हैं, और साथ में जुड़ रहे हैं केटीएस तुलसी, वरिष्ठ वकील। आप दोनों का स्वागत है। अश्विनी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से आजकल ये हमने जो फ्रेज यूज किया, फौरी न्याय, हर किसी को यही चाहिए कि ये जुर्म हुआ और तय हो गया कि ये इसके गुनहगार हैं और फौरन इसका न्याय हो जाए। क्या कहीं ना कहीं निर्भया का जो मामला चल रहा है उसको लोग इसी से जोड़ के देख रहे हैं? देखिए, फौरी न्याय तो हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये जरूर है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने जिस तरीके से उन्होंने सबूत इकट्ठे किए, उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई, तमाम एविडेंसेस को कोर्ट के सामने दिया और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बहुत कम समय में जजमेंट दिया। पहले तो वहां कोर्ट की तारीफ होनी चाहिए, उसके बाद अप टू द सुप्रीम कोर्ट वो जजमेंट ट्रेवल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट की रेमेडी है क्यूरेटिव पिटीशन, वो क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस की। फिर उसके बाद वो मर्सी पिटीशन में एक के बाद जाते हैं, फिर एक की पिटीशन रख लेते हैं और मर्सी पिटीशन भी जल्दी से डिसमिस। तो अब अप टू दी सुप्रीम कोर्ट कहीं भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को ना तो वेरी किया गया, ना मॉडिफाई किया गया और ना ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कोई, नीचे के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट तक कोई सवाल उठा। यानी जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो फुल प्रूव्ड फैसला है। अब सवाल यह है कि जो लीगल फ्लॉज हैं इतने सारे, जिसके मुताबिक आपको जो एग्जीक्यूशन में देरी हो रही है, क्योंकि फाइनल डिपार्चर, फाइनल रेमेडी के बाद 14 दिन का फाइनल डिपार्चर से पहले टाइम मिलता है। तो आज अगर मर्सी पिटीशन खारिज हो भी गई तो ट्रायल जज का जो इसको सस्पेंड करने का डिसीजन है, वो डिसीजन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक देखें तो वो ठीक होता है। लेकिन अगर हम इसी परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट के ऑर्डर में चले जाएं जो 1 महीने पहले दिया, हाईकोर्ट ने कहा 1 सप्ताह के भीतर आप अपने सारे रेमेडीज को एग्जॉस्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर जो है आप इसको डेथ एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो जो ये एक्यूज्ड हैं, उन एक्यूज्ड ने उस लीगल रेमेडी को एग्जॉस्ट नहीं किया। तो समझना यह होगा हमारी न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतनी सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं, वो एक के बाद उसको प्ले कर रहे हैं। तो यानी यहां पर प्रोसेस में एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ हम इसको कह सकते हैं। नहीं था कि आप एक हफ्ते में सारी लीगल रेमेडीज को पूरा खत्म करते। तुलसी साहब, क्या हमारे कानून में कुछ जरूरत से ज्यादा रेमेडीज दी गई है या ये जरूरी है मानवाधिकारों को देखते हुए? नहीं, बात यह है कि ये इरिवर्सिबल डिसीजन है। जब मौत की सज़ा एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद कोई आर्गुमेंट निकले तो कोई आदमी वापस तो नहीं आ सकता। बिल्कुल। इसलिए सारी दुनिया में, ये सारी सिविलाइज्ड कंट्रीज में यही प्रावधान है और बहुत बार ये देखा गया है, पर्टिकुलरली अमेरिका में, कि जिस सुबह एग्जीक्यूशन होनी है, रात के 12 बजे के बाद गवर्नर को मर्सी पिटीशन चली जाती है और बहुत बार फिर लास्ट मिनट पे उसको डेफर करना पड़ता है फांसी को। तो इसीलिए
क्योंकि एक तरफ ये है कि जो भी कानून है उसमें कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ये इरिवर्सिबल फैसला है। अब एक मुलजिम है, वो अपने आप को नाबालिग कहता है, उसका इंक्वायरी भी हुई है, मगर अगर दोबारा वो ऐसी कोई पिटीशन फाइल करता है तो ये नहीं कहा जा सकता उनको कि अपनी सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट करिए, क्योंकि रेमेडीज एग्जॉस्ट उन्होंने नहीं करनी है, रेमेडीज के ऊपर ऑर्डर किसी और ने पास करना है। तो बहुत बार राष्ट्रपति के पास जाके भी उसके बाद जब पिटीशन होती है, हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हर एक इंसान को अपनी जिंदगी इतनी ज्यादा प्यारी है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको इनकी 3-4 बार टल चुकी है फांसी, और उससे इनके दिमाग पे क्या 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 क्रूअल्टी होती है इनके दिमाग के ऊपर, कि ये अपना संतुलन भी खो सकते हैं, और अगर संतुलन खो जाएंगे तो भी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। तो इसलिए ये बहुत नाजुक मामला होता है, इसलिए यू ऑलवेज err ऑन द साइड ऑफ कॉशन। जी तुलसी साहब, आप ये नहीं कर सकते कि भाई जी मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, क्या हमारे समाज में एक बेसब्री है कानून की प्रक्रिया को लेकर के? क्योंकि जब भी टलती है फांसी की बात, या जब भी कोई ऐसा ऑर्डर आता है, एकदम से आप ट्विटर को देखते हैं एक्सप्लोड करने लग जाता है और हर कोई उंगली उठाने लग जाता है। तो एक बेसब्री है, हर कोई चाहता है कि जस्टिस शुड बी सर्व्ड इंस्टेंटली। एक जैसे मेरे एक सहयोगी कह रहे थे कि एक पिज्जा जैसे ऑर्डर कर दी 45 मिनट के अंदर आनी चाहिए, कुछ इस तरह का रवैया हो गया है। नहीं, ये इंस्टेंट जस्टिस तो नहीं है। 10 साल समाज के से अंदर ज्यादा ये गुजर गए। प्रतिक्रिया, समाज के अंदर जो आजकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने हैं कि समाज में उत्तेजना जो है वो एक कानूनी कार्रवाई के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो भी इंसाफ है, इंसाफ लोगों तक है। लोग चाहते हैं कि ऐसे जुर्म में जो मौत की सजा हो, ठीक, तो वो पेशेंस अपना इसलिए लूज करते हैं कि भाई बार बार क्यों ये चेंज होता है जो डेथ वारंट दिया जाता है। मगर अदालत को सभी पहलू देख के ये होता है कि अगर जरा भी गलती हुई तो कोई इंसान वापस नहीं आ सकता है। इसलिए डेथ सेंटेंस केसेस में हमेशा यू आर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। जी बिल्कुल, फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। अश्विनी, जब 4 अभियुक्त आ जाते हैं, जब 4 कॉन्विक्ट्स होते हैं, ऐसे में और मामला बढ़ गया है। कौन अपनी याचिका का इस्तेमाल कर रहा है, कौन अपने हक का इस्तेमाल कर रहा है, इस पर बहुत मुश्किल आ जाती है। क्या अदालत के लिए अभी इन 4 का एक साथ ही इनको हैंग कराना, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रखी है हमारे सामने भी? देखिए अंजलि जी, जब तक एक रेमेडी या तो एक्यूज्ड ने ऑलरेडी जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो अथॉरिटी है, उसके सामने उसने अवेल करने की अर्जी लगा रखी है, उस समय 3 का भले ही फाइनल लीगल रिकोर्स जो है अगर कंप्लीट हो गया है, तो अगर एक ही केस में 4 एक्यूज्ड हैं, 5 एक्यूज्ड हैं, और उनमें से 3 को, 2 को, 1 को हैंग कर दिया जाता है, और बाद में लेटर स्टेज में, जैसे कि तुलसी सर ने कहा, लेटर स्टेज में पता चलता है कि वो एक्चुअल में एक्यूज था ही नहीं, और उसको प्रोसेस ऑफ लॉ वहां से डिस्चार्ज कर देता है, एक्विट कर देता है उस केस से। तो ऐसा होता है कि उन तीनों को भी अगर हम हैंग नहीं करते तो हो सकता है कि वो भी इस केस से बच जाते, क्योंकि आखिरी समय तक कानून में यही होता है कि जब तक कि फाइनल जजमेंट ना पारित हो जाए तब तक सामने खड़े व्यक्ति को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर दूंगा। हैदराबाद का जो वेटनरी डॉक्टर का केस था, उस केस में पुलिस गई, पुलिस ने शूट आउट किया, एनकाउंटर किया, मगर यह भी हो सकता था कि अगर अदालत में वो व्यवस्था चलती तो 4 में से 1 व्यक्ति इनोसेंट साबित हो जाता। लेकिन एट द सेम टाइम 4 को मार देना, चाहे प्रेशर, जिस तरह से जिस प्रेशर की बात आप कर रही हैं, वो समाज का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, और पहले ही जजमेंटल हो जाना। तो हो सकता है अगर कानून में वो ट्रायल होता तो एक
कहीं और पाया जाता, उस घटना में संलिप्त नहीं होता। तो जैसा कि आदरणीय तुलसी साहब ने कहा, बिल्कुल उस बात को देखते हुए ऐसी व्यवस्था है हमारी अभी तक की कानून की कि एक केस में अगर 2, 3, 4 या एक से ज्यादा मुजरिम है तो साथ में ही उनको हैंग किया जाता है। बिल्कुल। और ये जो पूरी प्रक्रिया है अभी जो आप देख रहे हैं, इसमें आप और कोई डिले का टैक्टिक इस्तेमाल किए जाने की पॉसिबिलिटी देखते हैं कि अब अंजलि जी, अगर हम इसको डिले का टैक्टिक कहें तो ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि एक लीगल रेमेडी को वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समाज के लिए तो वो एक टैक्टिक हो सकती है, वो एब्यूज ऑफ लॉ हो सकता है, लेकिन लॉ के हिसाब से वो नहीं है। जी, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चर्चा ये चल रही है कि क्या निर्भया केस में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फैसले में माफ कीजिएगा, जो फांसी है उसको एग्जीक्यूट करने में वक्त लग रहा है, क्या वो कानून की पेचीदगियां हैं जिनकी जरूरत है, या वो लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं कानून के लूप होल्स को। हमारे साथ KTS तुलसी साहब हैं, साथ ही में अश्विनी दुबे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अश्विनी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति हम लगातार देख रहे हैं, क्या केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रही है कि आगे जाकर के इस तरह के मामलों में अभी हम जो देख रहे हैं वो ना हो? देखिए, जब पहली बार ये डेथ वारंट सस्पेंड हुआ आगे के लिए, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी फांसी नहीं हो सकती है क्योंकि आपकी मर्सी पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है और एक क्यूरेटिव पिटीशन का रास्ता था। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि नहीं, जिनकी ऑलरेडी रेमेडीज हो चुकी हैं उनको हैंग करने की हमें इजाजत दी जाए। वो पिटीशन हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। उसके अगेंस्ट केंद्र सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन डाली हुई है। लेकिन सवाल वो एक है कि केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, कोर्ट के सामने गई है, कोर्ट के ही दृष्टांत हैं, कोर्ट की ही रूलिंग है, कोर्ट की ही व्याख्या है। अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि निर्भया के केस को सिर्फ एक केस की तरह देखने के बजाय भारत में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के निवारण के लिए जो बनाया गया कानून है, एक लैंडमार्क कानून, उससे देखा जाना चाहिए। यानी जो निर्भया का बड़ा ही, माने हम कहें कि नहीं होना चाहिए था, जो उस दिन जिस तरह से केस हुआ उनके साथ, जिस तरह से उनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद पूरे देश में लोगों ने जो महिला अपराधों को लेकर और इस तरह के ब्रूटल केसेस को लेकर के एक सिंबल बन के, और जो उस समय सरकार थी, सरकार ने इंडियन पेनल कोड में प्रोविजन किया तमाम तरह के और भी ऑफेंसेस, ईव टीजिंग से लेकर हैरेसमेंट से लेकर और तमाम तरह से केसेस को किया। तो एक ऐसा केस है कि अगर इसमें जजमेंट होती है तो ये जजमेंट लैंडमार्क होगी, पूरे देश में होगा, और महिलाओं के प्रति जो हो रहे इस तरह के अत्याचार हैं, अपराध हैं, उनमें कमी आएगी, क्योंकि सबको भय होगा कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। बहुत कम है, लेकिन आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूंगी एक और जो सवाल, क्योंकि निर्भया की मां का दर्द एक मां का दर्द है। उन्होंने कई बार, इंदिरा जयसिंह सीनियर लॉयर हैं, उन पर भी इसको लेकर के हमला किया। क्या हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट को लेकर के जो रवैया बनता जा रहा है, और जो लोग कहते हैं कि नहीं, मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं हमने इसके साथ ही अलग थलग पड़ते हुए देखा है? देखिए, अभी कुछ लोगों का, कुछ जो रिफॉर्मिस्ट हैं, जो रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, उन लोगों ने जरूर ये बात कही कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, बाकी पनिशमेंट आप करिए। परंतु ऐसे ब्रूटल केसेस में, क्योंकि अगर कैपिटल पनिशमेंट, मेरा जो तर्क है, व्यक्तिगत तर्क है, अगर कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगा तो ऐसे केसेस में जो अपराधी को लगेगा हम बाहर रहने के बजाय हम अंदर रह लेंगे। तो एक ये आर्ग्यूमेंट है, लेकिन अभी तक इस आर्ग्यूमेंट को कोई कानूनी जामा, कानूनी तरीके से मान्यता नहीं मिली है। तो ये विचार हैं उनके। अब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को और पार्लियामेंट को देखना है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट करते क्या करते हैं। निर्भया का जो मामला, जैसे अश्विनी जी ने भी बोला, ये एक लैंडमार्क जजमेंट रहा है, ये एक लैंडमार्क केस रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश में महिला सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अब देश इसी इंतजार में है कि सजा भी हो, इंसाफ भी हो। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।